अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ नदीम फ्राम बरनाला। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस मिशन के तहत होने वाले लेक्चरर बायोलॉजी के पेपर में कितने एमसीक्यूज आते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी में 100 एमसीक्यूज आते हैं, जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। इनमें कोई भी एमसीक्यूज ना तो पैडागोजी से होता है, ना जनरल नॉलेज से होता है। सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी के लिए आपको एफएससी से लेकर एमएससी तक बायोलॉजी के तमाम कोर्सेज को थारोली पढ़ना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले लेक्चरर बायोलॉजी के एग्ज़ाम में या किसी भी सब्जेक्ट के जो लेक्चरर का पेपर आता है, उसकी कोर्स आउटलाइन नहीं होती। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में ओपन होता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आज हम देखते हैं लेक्चरर बायोलॉजी 2017 के पेपर को। आए पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसमें रिहोप्रोटीन जो है ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये साइट पे जो बाइंड करता है नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट से, यूजिंग करता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस को, एक्टिविटीज़ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन जो है वो रिहोप्रोटीन है, जो कि बैक्टीरियल बॉडी के अंदर फाउंड होती है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में जो है रिहोप्रोटीन का जो है कोई किरदार नहीं होता, क्यों? रिहोप्रोटीन एक बैक्टीरियल प्रोटीन है। नंबर 2, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड रिसेप्टर, फैसिलिटेटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर। तो करेक्ट आंसर होगा प्रमोटर। प्रमोटर बेसिकली एक बाइंडिंग साइट है। प्रमोटर एक बाइंडिंग साइट होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रमोटर होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर जो है इसके जो है 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड्स के ऊपर जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस? ए 5 प्राइम कैपिंग, बी एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, सी स्प्लाइसिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में होती है। उसमें जो है बैक्टीरिया के केस में 5 कैपिंग होती है, एडिशन पॉली ए टेल भी होती है, स्प्लाइसिंग, यानी कि तीनों प्रोसेस कैपिंग, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, स्प्लाइसिंग, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव।
इसकी डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि 5 प्राइम कैपिंग, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, स्प्लाइसिंग, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में होते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। गॉल स्टोन्स आर मोस्ट ऑफन रिजल्ट ऑफ A. Gallbladder irritation, B. Precipitation of cholesterol, C. Eating cherries and swallowing the pits, D. Accumulated bile pigments। तो गॉल स्टोन ये एक लीवर डिजीज़ है। लीवर के अंदर मौजूद गॉल स्टोन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के गड्ढे होने की वजह से गॉल स्टोन होती है। बाइल भी जो है वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाइल नीचे ड्यूडेनम में नहीं जाता। तो नतीजतन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, जिसे गॉल स्टोन्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब मज़ीद अगर हम बात करें गॉल स्टोन की, तो ये बाइल की रिलीज़ को भी रोक देता है। नंबर 5, स्पॉन्ज आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला? ए. सैनिडेरिया, बी. रेप्टेरियन, सी. पोरीफेरा, डी. फोरामेनिफेरा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम का ये पर्टिकुलर करैक्टर होता है कि इनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं। ये पोरस बॉडी पे कंसिस्ट होते हैं। नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़? ए. हेपाटाइटिस, बी. ट्यूबरक्लोसिस, सी. चिकन पॉक्स, डी. रेबीज़। तो हेपाटाइटिस भी वायरल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स भी और रेबीज़ भी। हेपाटाइटिस जो है वो लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि चिकन पॉक्स जो है ये स्किन की डिजीज़ है। इसके अंदर जो है वो स्किन के अंदर पिटेड स्केयर्स, डिप्रेशंस आ जाते हैं। जबकि रेबीज़ ये हल्कपन की बीमारी है। रेबी वायरस से जो है वो हल्कपन की, इसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नंबर 7, सरप्लस रेड ब्लड सेल्स needed to meet an emergency are mainly stored in what organ of the human body is it? सरप्लस रेड ब्लड सेल needed to meet emergency, जो रेड ब्लड सेल्स सरप्लस हो जाते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? ए. पेंक्रियाज के अंदर, बी. लीवर के अंदर, सी. स्प्लीन, डी. किडनी के अंदर। पेंक्रियाज जो है ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लीवर जो है इसका काम ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। उसके बाद स्प्लीन जो है ये स्टोर करता है सरप्लस रेड ब्लड सेल्स को। स्प्लीन को जो है वो ग्रेव यार्ड कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने का ग्रेव यार्ड कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। और किडनी जो है ये होम्योस्टेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं, फालतू मादों को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि करेक्ट आंसर जो है वो स्प्लीन है, जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल्स को, एक्स्ट्रा रेड ब्लड सरप्लस रेड ब्लड को स्टोर करता है। नंबर 8, व्हेन अ वाउंड अकर्स इन ह्यूमंस द प्लेटलेट्स इन द ब्लड एक्टिवेट अ सब्सटेंस विच स्टार्ट्स द क्लॉटिंग प्रोसेस। जब ज़ख्म होता है तो प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट सेल्स में एक ऐसा सब्सटेंस एक्टिवेट हो जाता है जो कि क्लॉटिंग करता है। तो उस सब्सटेंस का नाम जो है थ्रोम्बिन है।
थ्रोम्बिन ये ब्लड के अंदर जो है वो लोथड़े बना देता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, फाइबर्स बना देता है, फाइबर्स की वजह से जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो डी है, थ्रोम्बिन। जबकि एडिनोसिन, लिसिथिन और हिस्टामिन, हिस्टामिन जो है ये एलर्जी क्रिएटर होता है, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करता है। तो डी थ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी थ्रोम्बिन। तो जो वाउंड जो है ये ह्यूमंस के अंदर प्लेटलेट सेल जो सब्सटेंस को एक्टिवेट करती हैं, उस एक्टिवेट मटेरियल का नाम थ्रोम्बिन है। डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं ये प्लेटलेट सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स को जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। नंबर 9, during the final stage of cell division the mitotic apparatus disappears, chromosomes become attenuated, centrioles duplicate and split, nuclear membrane becomes reconstituted and the nucleolus reappear. This phase of cell division is known as, कहता है कि सेल डिवीजन के दौरान जो है जो उसकी फाइनल स्टेज है उसमें क्या होता है, माइटोटिक अपरेटस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो बिकम एटीन्यूएटेड, क्रोमोसोम दोबारा जो है वो गाढ़े होना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स बिकम डुप्लीकेट, सेंट्रियोल्स दोबारा डुप्लीकेट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरेस्टिंग बात दोबारा आ जाती है, न्यूक्लियोलस भी जो है वो साइटोप्लाज्म से दोबारा न्यूक्लियस के अंदर रीअपीयर होता है। तो इस स्टेज को जो है वो टीलोफेज कहते हैं। प्रोफेज में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जबकि एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और मेटाफेज में क्रोमोसोम माइटोटिक अपरेटस के ऊपर, माइटोटिक अपरेटस की मदद से इक्वेटर के ऊपर तरतीब पा जाते हैं। नंबर 10, सिकल सेल अनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया आर बोथ वायरस रिलेटेड डिजीजेस, congenital disorders, bacteria related diseases, none of the above. सिकल सेल अनीमिया जो है ये पॉइंट म्यूटेशन डिजीज़ है, ये कि कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, यानी ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जो है वो हो सकती है। हंटिंगटन कोरिया भी जो है वो ये भी बिफोर जो बर्थ ही बच्चों में हो जाती है। ऐसी ही बीमारी को कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और हंटिंगटन कोरिया के अंदर जो है वो ब्रेन के अंदर जो है ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स इनका लॉस हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया आपको पता है ये पॉइंट म्यूटेशन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक जगह के ऊपर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स। जबकि बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, ये वायरस रिलेटेड डिजीज़ भी नहीं है। और सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन्स कोरिया ये बोथ जो है ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स हैं। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ही ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो ए साइनेप्स, बी निसल्स बॉडीज, सी एक्सॉन, डी डेंड्राइट। तो आपको पता है अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें डेंड्राइट, एक्सॉन, निसल बॉडीज चीज़ें होते हैं, जबकि साइनेप्स इसका पार्ट नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ए साइनेप्स हुआ। साइनेप्स बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। दो न्यूरॉन्स जब जुड़ते हैं, एक का एक जो है वो एक्सॉन दूसरे की सेल बॉडी
इन दोनों के दरमियान बिल्कुल माइन्यूट गैप होता है, उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो ये पार्ट नहीं है, साइनेप्स एक गैप का नाम है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। जबकि एक्सॉन जो है ये सेल बॉडी से अवे जाते हैं, जबकि डेंड्राइट मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। तो एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स ये एक्सटेंशंस हैं न्यूरॉन्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं 12। मेलाटोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ए मेलाटोनिन, ए स्किन, बी लीवर, सी पिनियल ग्लैंड, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो डी है ये गलत जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। करेक्ट ऑप्शन जो है पिनियल ग्लैंड है। करेक्ट इसका आंसर जो है पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड जो होता है ये ब्रेन के पार्ट थैलामस जो है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रेन के पार्ट थैलामस के बिहाइंड होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है, अंधेरे में प्रोड्यूस को, इसलिए इसको डार्कनेस हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का जो रोल होता है ये वेक स्लीप साइकिल बनाता है, सोने जागने की आदत को कंट्रोल करता है। सोने जागने की आदत को कंट्रोल करना इस हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है थैलेमस के बिहाइंड में। तो इसका मतलब है ये पीनियल ग्लैंड इसको मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी पीनियल ग्लैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है? ए सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज, बी प्रोटीन, सी इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। अगर हम पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। तो बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जबकि अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये एक प्रोटीन भी है और जाहिर सी बात है इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करना, ग्लूकोज की मकदार को ये कंट्रोल भी करता है। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। और पैंक्रियाज जो है ये डुअल नेचर ग्लैंड है, इसमें एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट 14। बैक्टीरियोफेज आर। अब डायग्राम में देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज जो है ये तो वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया के दो हिस्से हैं, हेड और टेल। हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि टेल्स के ऊपर टेल फाइबर्स होते हैं। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी वायरसेस, सी बैक्टीरिया प्रिकर्सर, डी एजेंट्स विच काज द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली जो हैं ये वायरसेस होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की बॉडी को, और बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया कंट्रोल करते हैं। नंबर 15। द एड्स वायरसेस स्पेसिफिकली अटैक विच काइंड ऑफ सेल। एड्स क्या आप जानते हैं? ए बी सेल्स, बी किलर टी सेल्स, सी हेल्पर टी सेल्स, डी मैक्रोफेजेस। तो HIV वायरस जो है, HIV वायरस ये एक होस्ट स्पेसिफिक वायरस है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। जिस सेल्स के साथ हेल्पर टी सेल्स के साथ हेल्पर टी सेल्स का काम होता है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो HIV इसके साथ जुड़ के इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन सी हेल्पर टी सेल्स हुआ। तो HIV वायरस जो है इसके जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स की मदद से होस्ट की बॉडी के साथ जुड़ता है। नंबर 16। द प्रोसेस बाय विच एन अमाइनो एसिड लूजेस इट्स अमाइन ग्रुप इज कॉल्ड।
ए हाइड्रेशन, बी ऑक्सीडोमाइनेशन, डी डीअमाइनेशन, डी डिहाइड्रेशन। आप दोनों अमीनो एसिड्स में देख सकते हैं। तो माइन ग्रुप की जो रिमूवल है, माइन ग्रुप की रिमूवल को जो है वो डीअमाइनेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में वो प्रोसेस जिसके अंदर अमीनो एसिड से अमाइन ग्रुप निकलता है उसको डीअमाइनेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, बी लीनियर डबल हेलिक्स, सी सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, वो पता है ये। नंबर 18, द सेलुलर ऑर्गेनेलिस कॉल्ड सुसाइड बैग। सेलुलर ऑर्गेनेलिस को लाइजोसोम्स कहते हैं। लाइजोसोम्स का मतलब होता है स्प्लिटिंग बॉडी। तो ए लाइजोसोम, बी न्यूक्लियोलस, सी राइबोसोम, डी गोल्जीज बॉडीज। तो ए होगा करेक्ट ऑप्शन लाइजोसोम। लाइजोसोम्स के अंदर जो है वो रिच एंजाइम होते हैं, कैटालेज, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज। ये वाले एंजाइम्स हेल्प करते हैं जो है वो डाइजेशन में। सम केसेस में लाइजोसोम अपने ही पुराने सेल्स को खाना शुरू कर देता है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर, इसको ऑटोफैगी कहते हैं। नंबर 19, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ए synthesizes proteins, B provides a pathway for transporting, C produces ATP, D forms glycoproteins। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मटीरियल्स को पैक करते हैं, वैक्यूल के साथ मिल के पैक करते हैं, तो उसको उस पैकेजिंग का मकसद होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाना। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म्स करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को। करेक्ट ऑप्शन डी है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। नंबर 20, the following substances are cell inclusion except A melanin, B lipids, C glycogen, D following substances are cell inclusion except सेंट्रोसोम के अलावा मेलानिन, लिपिड्स, ग्लाइकोजन ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। हर एक गिर्द मेम्ब्रेन्स होती है। तो सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो नॉन मेम्ब्रेनस है। सेंट्रोसोम्स ये एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल्स को डिवाइड होने में इम्पॉर्टेंट वन रोल अदा करता है। ये क्या करता है? नंबर 21, polysaccharide found in the exoskeleton of invertebrate is A pectin, B cellulose, C chitin, D chondroitin sulfate। तो करेक्ट आंसर जो है वो ज़ाहिर सी बात है काइटिन था। B 22, cyclic AMP is formed from ATP by the enzyme adenyl acetylcyclase, which is activated by the hormone A insulin, B testosterone, C epinephrine, D progesterone। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फॉर्मेशन साइक्लिक्स ऑफ AMP जिसको एडिनिलाज
एड एडिनिलाइटिस साइक्लेस कहते हैं। और एपिनेफ्रिन इसका करेक्ट आंसर है 23। हेक्सोकाइनेज हैज़ अ हाई अफिनिटी फॉर ग्लूकोज देन ए फ्रक्टोकाइनेज, बी ग्लूकोकाइनेज, सी गैलेक्टोकाइनेज, डी ऑल ऑफ द अबव। डायग्राम में आप देखें दोनों को कंपेयर किया हुआ है हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज की जो है वो अफिनिटी ज़्यादा होती है जबकि ग्लूकोकाइनेज की लोअर अफिनिटी होती है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हुआ जो है हेक्सोकाइनेज हैज़ अ हाई अफिनिटी, तो ग्लूकोकाइनेज करेक्ट ऑप्शन है। हेक्सोकाइनेज हैज़ अ, उसके बाद 24 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ए मेथियोनिन, बी विलाइन, सी लियोसाइन, डी एस्पार्जीन। ये सारे ही अमीनो एसिड्स हैं। अब दो डायग्राम में अमीनो एसिड्स आप देख सकते हैं, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो करेक्ट आंसर है इसके अंदर सल्फ़र मौजूद है। सल्फ़र तो दोनों में मौजूद है, लेकिन जो करीब तरीन जवाब है वो ए मेथियोनिन है। तो करेक्ट ऑप्शन ए मेथियोनिन जो है वो करेक्ट आंसर है। और मेथियोनिन जो है इनिशिएशन कोडान के तौर पर काम करता है। 25 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, बॉडी खुद ही तैयार कर लेती है, बाहर से ज़रूरत नहीं होती। आर नॉट components of tissue protein may be synthesized in the body from essential amino acids have no role in the metabolism, may be synthesized in the body in the diseased states। तो करेक्ट आंसर है बी, may be synthesized in the body from essential amino acids। ये करेक्ट आंसर्स है। अमीनो एसिड्स की टू टाइप्स होती हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनको बॉडी को नीड होती है। नंबर 26 द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर इज ए केराटिन, बी मायोसिन, सी इलास्टिन और डी ट्रोपोकोलेजन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए केराटिन। केराटिन जो है ये एक फाइब्रस प्रोटीन्स है। ये हमारे हेयर्स के अंदर, हमारे जो हेयर्स हैं और नेल जो है ये इसी वजह से हार्ड होते हैं। अब स्ट्रक्चर आप इसका चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा ये फाइब्रस प्रोटीन्स है। 27 देखते हैं द टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी मेड स्पेसिफिक फॉर अ गिवन प्रोटीन। वो वाली टेक्निक जो प्रोटीन की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? ए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, बी इलेक्ट्रोफ्रेजिस। ये आपको पता है इलेक्ट्रोफ्रेजिस जो है ये एक टेक्निक है जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पैटर्न दिया जाता है। सी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, डी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी की ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप्स हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जेल के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को वेट के मुताबिक तरतीब पाते हैं। इलेक्ट्रोफ्रेजिस के बारे में पहले बता चुका हूँ। 28 एन ग्लोबुलिन विच कैन कॉज द प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटा आपको पता है माँ और बच्चे के दरमियान लिंक होता है। इसके अंदर कौन से IgA, IgD, IgM, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है वो IgG है। IgG जो है वो खुराक के ज़रिए माँ से, क्योंकि ये फीटस एक जब बन जाता है तो माँ और बच्चे के दरमियान प्लेसेंटा फूड का लिंक कायम होता है। न्यूट्रिशन के ज़रिए ये वाली जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ये ट्रांसफ़र हो जाती है IgG बच्चे को, चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू दी जो है वो सीरम। नंबर 29 द मोस्ट अबोडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन प्लाज्मा इज़। आपको पता है ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। उसमें जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो अबोडेंट ज़्यादा पाई जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं रेड वाला पार्ट जो है ये शो कर रहा है कि ज़्यादा IgG इम्यूनोग्लोबुलिन
ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो है बाकी कम पाए जाते हैं। 30 एंटीबॉडी डाइवर्सिटी अराइजेस फ्रॉम, एंटीबॉडी की जो डाइवर्सिटी है, एंटीबॉडी आपको पता है जिसम के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस कहाँ से, ए जीन एम्प्लीफिकेशन, बी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जीन रीअरेंजमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। जाहिर बात है जीन एम्प्लीफिकेशन जो है, जीन का ज़्यादा होना भी बॉडी डाइवर्स होती है। अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग इस्तेमाल करते हैं, इससे भी एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है। जब जीन को रीअरेंजमेंट करते हैं तब भी होती है। नंबर 31 सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द फंक्शन ऑफ ए बी lymphocyte, बी प्लाज्मा सेल्स, सी टी lymphocyte, डी बेसोफिल्स। तो आपको पता है बी lymphocyte भी इम्यूनिटी पैदा करते हैं, लेकिन जो टी lymphocyte हैं, बी lymphocyte हेमरल इम्यूनिटी के अंदर काम करते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर जो काम करते हैं वो टी सेल्स, थाइमस सेल्स काम करते हैं, जबकि बी सेल्स को बर्सा सेल्स कहते हैं। तो बर्सा सेल्स जो हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी ये मज़ामती निज़ाम है हमारी इम्यूनिटी का। दो निज़ाम है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड, दो रिस्पांस होते हैं। ह्यूमोरल के अंदर बी, जबकि सेल मेडिएटेड के अंदर टी lymphocyte वर्क करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। तो 32 MHC प्रोटीन्स आर यूनिक टू, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स इसका पूरा नाम है। ईच सेल के अंदर, ईच इंडिविजुअल्स के अंदर, ईच ऑर्गन के अंदर, ईच स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसकी दो क्लासेस को कंपेयर कर रहे हैं, MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2। तो ये हर इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं। अगर आप चेक करें तो ये ईच इंडिविजुअल्स के अंदर MHC प्रोटीन्स होती है। 33 MHC, ये MIC नहीं है, ये रंग लिखा हुआ है। MHC क्लास 1 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, MHC प्रोटीन्स आर यूनिक टू इंडिविजुअल्स। तो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए बी सेल्स, मैक्रोफेजेस ओनली, सी टी सेल्स, डी ऑल सेल्स। तो ये ऑल सेल्स के ऊपर MHC सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो बी सेल्स के ऊपर भी, मैक्रोफेजेस ओनली के अंदर टी सेल्स, इन तीनों के ऊपर MHC क्लास 1 प्रोटीन पाई जाती है। और MHC मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है। 34 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी complex class 2 proteins in conjunction with the antigen are recognized by A. cytotoxic T cells, B. suppressor T cells, C. helper T cells, D. memory T cells। तो helper T cells जो हैं ये जो है ये कंजक्शन करते हैं एंटीजन के साथ और रिकग्नाइज्ड होते हैं हेल्पर टी सेल्स के साथ। तो इनका काम होता है ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो इम्यूनिटी की प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 35 साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीज। तो ए परफोरिन्स, बी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, सी इंटरल्यूकिन्स, डी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो रिलीज करते हैं उस केमिकल्स का नाम है परफोरिन्स, यानी इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन ए परफोरिन्स होता है। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स करते क्या हैं, ये किसी भी सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर दाखिल होके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं, और ये जो मसाइल बनाते हैं कैंसर जैसे सेल्स, ऑन्कोजीन की प्रोडक्शन करने में जो है वो हेल्प करते हैं, के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद परफोरिन्स के बाद 36 पे हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टीरिक एसिड। आपको पता है स्टीरिक एसिड के अंदर जो है वो, इसका फार्मूला देखें, C18H36O2।
तो इसके अंदर जो है वो कार्बन 18 है। जबकि 37 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं? ए लिनोलिक एसिड, बी एर्किडोनिक एसिड, सी लिनोलेनिक एसिड, डी ऑल ऑफ दी अबव। अब एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो ये करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? सैचुरेटेड जो इसमें सिंगल डबल बॉन्ड जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड में मोर देन 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। 38 canola oil has a saturated fat content, A 60%, B 9%, C 20%, D 7%। तो करेक्ट आंसर है डी 7%। 39 sources of free fatty acids and glycerol are produced in which of the following reaction? A ammonification, B hydrogenation, C saponification, D esterification। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में सपोनिफिकेशन है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो ग्लिसरॉल रिलीज़ होता है, ग्लिसरॉल रिलीज़ होता है और साथ सोप बनता है, और इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं। सपोनिफिकेशन के प्रोसेस में सोप की फार्मेशन होती है, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर जो है वो सी है, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन करेक्ट आंसर है। जबकि 40 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कंटेन β14 लिंकेज? ए स्टार्च, बी सेलुलोज, सी ग्लाइकोजन, डी नन। ये स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन तीनों ही पॉलीसेकेराइड हैं, लेकिन सेलुलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, तो ये इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स β14 लिंकेज से जुड़े होते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है वो जाहिर सी बात है सेलुलोज है। 41 ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर ए एल, बी डी, सी बोथ एल एंड डी, डी नन। डायग्राम में देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जी अगर लेफ्ट साइड पे है तो लीवो, राइट साइड पे है तो डी डेक्स्ट्रो। तो बोथ एल एंड डी, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर्स होते हैं वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं। आप डायग्राम में चेक कर सकते हैं लीवो और क्या है और डेक्स्ट्रो क्या है। 42 when two glucose molecule join by a glycosidic linkage, which of the following disaccharide forms? अब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से माल्टोज बनता है, जो लिंकेज बनता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन है, माल्टोज। सक्रोज ए है, बी माल्टोज है, सी लैक्टोज, डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन माल्टोज हुआ, तो अल्फा 1,4 लिंकेज बनता है माल्टोज में। 43 द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जीन्स DNA सीक्वेंस इनटू अ सीक्वेंस ऑफ RNA। जाहिर सी बात है सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस में पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से RNA बनना, और रेप्लिकेशन होता है DNA की कापी बनना। ट्रांसलेशन होता है कि पहले RNA बनता है फिर प्रोटीन बनता है। PCR होता है कि जीन की मल्टीपल कॉपी जो है वो चंद सेकंड में बनाना। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एंड अमाइड साइड चेन? ए एस्पार्टिक एसिड, बी एस्पाराजीन,
सी ग्लूटामिक एसिड, डी मैथियोनिन। डायग्राम में आप देख सकते हैं एस्पेराजीन जो है उसके अंदर जो है ये माइड साइड चेन ग्रुप है। 45 दिस इज़ कॉमन प्रोटीन हार्मोन मेड इन दी पेंक्रियाज। में पेंक्रियाज की बात करते हैं, इसमें बीटा और अल्फा सेल होते हैं। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जबकि अल्फा सेल जो है ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इंसुलिन। बी कोलेजन, ये आपको पता है ये ब्लड प्रोटीन है, ये ब्लड को क्लॉटिंग करवाती है। हीमोग्लोबिन ये ब्लड कैरिंग प्रोटीन्स है। सी ये ब्लड कैरिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। डी जो है वो स्टार्च एक जो है पॉलीसेकेराइड है। तो करेक्ट आंसर ए है इंसुलिन, जो कि प्रोडक्शन होता है बीटा सेल्स से पेंक्रियाज के। इसमें पेंक्रियाज के अंदर डुअल नेचर ऑर्गेनेल्स होते हैं। 46 these proteins relay signals from one body part to another. A enzymes, B transport protein, C हार्मोन, D ग्लूकोज। आपको पता है इंजाइम सारे नेचर में प्रोटीन्स होते हैं, ये रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। ये तकरीबन जो है एंजाइम वो नेचर में प्रोटीन होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे हीमोग्लोबिन है। उसके बाद हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि सिग्नल्स को लेके जाते हैं वन बॉडी पार्ट से टू, या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं। इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं हार्मोन्स के। 47 दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अरेंजमेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, कौन सी प्रोटीन्स जो है इसकी जो है वो मोनोमर्स है। ए हार्मोन्स, बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सी एंजाइम्स, डी एल्बुमिन। तो बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी की अरेंजमेंट को बनाती है। ऑर्गेनिज्म की सारी फार्मेशन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बनती है। हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। एंजाइम्स जो हैं ये रिएक्शन ड्राइवर्स हैं। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है। और एल्बुमिन हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करता है। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर जो है वो बी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारी बॉडी की फॉर्मेशन को करता है। 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज़ नॉन पोलर। ए लाइसिन, बी सेरीन, सी ग्लूटामिक एसिड, डी वेलाइन। डायग्राम्स देखते हैं CH3, तो वेलाइन करेक्ट आंसर है। 49 नॉन ग्लिसराइड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक ग्लाइकोलिपिड, बी वैक्सीज, सी स्फिंगोलिपिड्स, डी बोथ बी एंड सी। वैक्सीज एंड स्फिंगोलिपिड्स दोनों करेक्ट हैं, बोथ बी एंड सी। ये नॉन ग्लिसराइड्स हैं, इनके अंदर ग्लिसरॉल्स जो है वो नहीं होता। और ये इम्पॉर्टेंट वन ग्रुप है लिपिड्स का, और वैक्सीज का रोल होता है ये इंसुलेशन देता है। फ्रूट्स के ऊपर भी पाया जाता है, क्यूटिकल्स के ऊपर पाया जाता है। और जबकि 50 देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स इन स्टेरिक एसिड फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब जारी सी बात है डबल बॉन्ड्स होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नो डबल बॉन्ड जो है वो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो इजीली जो सॉल्युबल होते हैं। ये ओलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड जो है टी लिनोलिक एसिड। 51 द फर्स्ट मैसेंजर RNA कोडॉन टू स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड इज ऑलवेज TAC, B UAG, UAA, D AUG।
तो करेक्ट आंसर है डी AUG। ये एक स्टार्टर कोडान है, ये एक स्टार्टर कोडान है और ये स्पेसिफाई करता है मैथियोनिन को कोड ओवर करता है। AUG इसको इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। और कोडान की ये प्रॉपर्टी है, ये विदाउट का जो है वो रुज़े काफ सेट किए जाते हैं। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमंस डाइजेस्टिव एंजाइम इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स सबस्ट्रेट। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये करेक्ट है। लाइपेज फैट को करता है, तो इसका मतलब मिस मैच जो है वो ट्रिप्सिन स्टार्च है। ट्रिप्सिन क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को नहीं करता। स्टार्च को जो है वो माइलेज करता है, जबकि डी पैंक्रियाटिक माइलेज ये स्टार्च को करता है। तो इसका मतलब यह है सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रिप्सिन स्टार्च ये मिसमैच पेयर है, मिसमैच पेयर है। नेक्स्ट देखते हैं 53 ह्यूमन कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज humans cannot digest cellulose because A, it does not contain sugar, B, it is made, तो ज़ाहिर सी बात है लैक होती है सेलुलोज की। 54 ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट विद इन अ सेल वुड बी द एग्जांपल ऑफ ए एनाबॉलिज्म, बी बायोसिंथेसिस, सी कैटाबॉलिज्म, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है सी कैटाबॉलिज्म। जब फैट्स टूटता है वो रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन होता है वो कैटाबॉलिज्म, जिसमें बनता है वो एनाबॉलिज्म होता है। 55 द आइडियल वेक्टर सिस्टम वुड हैव फॉलोइंग characteristics: A, non-detectable by immune system, B, non-inflammatory, C, adequate carrying capacity, D, all of the above। तो वेक्टर सिस्टम का ये करेक्टर होता है, ये तीनों करेक्टर होते हैं, नॉन डिटेक्टेबल होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी, एडिक्वेट कैरिंग कैपेसिटी भी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं होलो फैट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए पोलिसोम, बी पोलिएस्टर, सी लिपिड, डी लिपोसोम। तो डायग्राम में देखते हैं लिपोसोम इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। हाइड्रोफिलिक हेड है इसका और हाइड्रोफोबिक टेल है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इसको डिज़ोल्व करते हैं, तो लिपोसोम जो है वो अट्रैक्शन करता है वाटर के साथ और हीटिंग भी करता है। जो हीटिंग वाला वो हाइड्रोफोबिक है। 57 जीन थेरापी कैन बी यूज्ड फॉर ए एल्जीमियर डिजीज़, इसको पागलपन की बीमारी कहते हैं, बी पार्किंसन डिजीज़। करेक्ट ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज़ में एक जो स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर उसकी कमी हो जाती है। GDNF फैक्टर उसकी वजह से राशपा जो है प्रोड्यूस हो जाता है। 58 नॉन ह्यूमन प्राइमेट सिमिलैरिटी विद ह्यूमन। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो है वो ह्यूमन से क्यों नहीं? ए जेनेटिक, बी फिजियोलॉजिक, सी एनाटॉमिक, डी एनाटॉमिकली, सी डी ऑल ऑफ दी अबव। तीनों जवाब करेक्ट हैं, जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली। ये जो है वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी आप देख सकते डायग्राम में, ये जो मंकी है ये ह्यूमन से मिलते जुलते हैं तीनों प्रोसेस में, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकली तीनों केसेस में मिलते हैं। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीनिया वायरस इज़ आइसोलेटेड फ्राम ए हर्प वायरस, बी पॉक्स वायरस, सी एडिनो वायरस, डी नन ऑफ दी अबव। तो हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन है बी पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जो है ये बिल्कुल HIV वायरस की तरह एक सफेरिकल वायरस है और ये पॉक्स वायरस ये स्किन के ऊपर पिटेड स्केयर प्रोड्यूस कर देता है, पिटेड स्केयर प्रोड्यूस कर देता है जिससे ज़ख़म हो जाते हैं। नेक्स्ट जी 60 लैंगरहैंस सेल्स आर द की फॉर ट्रांसक्यूटिनियस इम्यूनाइजेशन। ट्रांसक्यूटिनियस इम्यूनाइजेशन
लैंगरहैंस सेल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? 8 कौन से हैं लैंगरहैंस सेल? डेंड्रिटिक सेल्स, ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, सी lymphocytes, डी केराटिनोसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये कैंसर सेल्स के साथ ये लड़ते हैं और इम्यूनाइजेशन को, ट्रांसक्यूटिनस इम्यूनाइजेशन को बूस्ट अप करते हैं। ये कैंसर सेल्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट 61 एथिकल इश्यूज, अखलाकी पहलू जो है दैट मेक नॉन ह्यूमन प्राइमेट लीस्ट असेसिबल मॉडल फॉर इन्फ्लुएंजा रिसर्च। कहते हैं कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ अखलाकी तकाजे होते हैं। फॉर ए यूज बी हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट्स, सी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेंड पर्सनल, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सारी सी बात है ऑल ऑफ दी अबव। यूज बी हस्बेंड्री, रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेंड पर्सनल। ये सब ही बातें होंगी तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पे वर्क किया जा सकेगा। इनके वर्क के लिए ये तीनों ज़रूरी हैं। 62 आउट मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, आपको पता है ए एपिडर्मिस, बी एपिथेलियल, सी डर्मस, डी स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मस है, करेक्ट ऑप्शन ए है। तो उससे नीचे डर्मस होती है और नीचे जो है वो स्ट्रेटम होता है। 63 डिजीज़ बर्डन इंक्लूड्स, डिजीज़ बर्डन इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? ए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़, बी ईज विद विच इन्फेक्शन स्प्रेड, सी पैथोजेनिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल एजेंट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि डिजीज़ बर्डन में ज़ाहिर सी बात है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़ भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है और पैथोजन भी अटैक करता है। नेक्स्ट 64 फेज़ 0 क्लिनिकल ट्रेट इन्वॉल्व्स ए हेल्थी इंडिविजुअल्स प्लस पेशेंट, बी पेशेंट ओनली, सी माइक्रोडोजिंग स्टडी, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर होगा सी माइक्रोडोजिंग स्टडी। तो मुख्तलिफ फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रेड्स के, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। तो जो फ़ेज़ 0 क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है, जिसमें फ़ेज़ 0 क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें ज़ाहिर सी बात है 65 एक्सोसोम्स आइसोलेटेड फ्राम ट्यूमर पेप्टाइड पल्स डीसी has good prime efficiency in vivo cytotoxic T cell lymphocytes capable of growth of established tumors. Exosome वो वाले सेल्स होते हैं जो कि सेल्स से फ्रेगमेंट्स टूटने के नतीजे में बाहर आते हैं। तो ए अब अपरेगुलेटिंग, बी इन्हांसिंग, सी सप्रेसिंग, डी नॉन ऑफ दी। ये जो सेल्स से बाहर आते हैं ऑर्गेनेलीज या पार्ट एक्सोसोम, ये अपरेगुलेटिंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस को ट्यूमर्स को ख़त्म करने में जो है वो हेल्प करते हैं। एफिशिएंसी हो जाती है, जहरीले मादे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इम्यूनिटी डेवलप होती है एक्सोसोम्स के ज़रिए। एक्सोसोम फाइटर्स हैं कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़। 66 द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकल ड्रग्स आफ्टर दे हैव बीन licensed for use, especially in order to identify and alleviate previously
अनरिपोर्टेड एडवर्स रिएक्शन इज नोन एज। कहता है कि मॉनिटरिंग की जो साइंस है, दवाइयों को चेक करने की साइंस है, बाकायदा उनके लिए लाइसेंस हासिल करना है और पिछली भी रिपोर्ट रिएक्शंस भी देखते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं फार्मेकोविजिलेंस, बी फार्मोकाइनेटिक्स, सी फार्मेकोडायनेमिक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो इस सारे प्रोसेस में जिसमें मॉनिटरिंग किया जाता है ड्रग्स को, मेडिकल स्टोर्स को चेक किया जाता है, अनरिपोर्टेड एडवर्स रिएक्शंस को और जो ख़त्म किया जाता है, वो होता है ए करेक्ट आंसर फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ये ब्रांच है मेडिसिन्स की। 67 नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स सिमिलैरिटीज़ विद ह्यूमन, ए जेनेटिक्स, बी फिजियोलॉजी, सी एनाटॉमिकल, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। अब इसमें देख लें, बंदर के साथ कंपेयर किया हुआ है ह्यूमन को। 68 इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेशन अकर, ए G1 फेज, बी S फेज, सी G2 फेज, डी G0 फेज। तो हम देखें तो बड़े इससे दो हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज के तीन हिस्से हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 में जो है मोनोमर्स तैयार होते हैं और S फेज ऐसा फेज है जिसमें जो है वो DNA रेप्लिकेशन होती है, ग्रोथ भी होती है। 69 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड द ग्लूकोज ब्रोकन डाउन into the first carbohydrate metabolism is it। जब कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज टूटेगा तो पहला स्टेप बनता है पैरोविक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पैरोविक एसिड साइकिल। पैरोविक एसिड करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप जो है वो टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस देख सकते हैं। 70 द प्रोसेस बाय विच एन अमाइनो एसिड लूजेज इट्स अमाइनो ग्रुप। जब वो वाला प्रोसेस जिसमें अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, ए डिहाइड्रेशन, बी डी अमाइनेशन, सी हाइड्रेशन, डी ऑक्सीडोमाइनेशन। तो करेक्ट आंसर है डी अमाइनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप। ठीक है, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप होगा तो डी अमाइनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो डिहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर होगा तो हाइड्रेशन। अगर रिमूवल हो गया ऑक्सीजन और 71 इन DNA एंड RNA द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल एंड कार्बन एटम ऑफ अनदर शुगर मॉलिक्यूल। तो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बढ़ने वाले बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इसको POC बॉन्ड भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बी है 3' to 5'। 3 कार्बन एटम ऑफ द वन शुगर है और दूसरा 5' कार्बन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायग्राम्स आप देखें तो एक पे 3 के साथ है और एक पे 5' के साथ है। 3' और 5' के साथ जुड़ता है। इसको POC बॉन्ड भी कहते हैं। ये एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनमें टैल्डे बॉन्ड पाया जाता है। 72 डैश आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटन ऑर्गेनाइजेशन। ए क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बी क्रोमाटिड्स, सी न्यूक्लियोसोम, डी नन। तो करेक्ट आंसर है सी न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के केस में क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द DNA के फ्रेगमेंट्स रैप करते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। 73 प्रोटीन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम
is composed of 2 copies of each of dash type of histone. अब आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रोटीन्स H2A, H2B, H3A, H4. इसका मतलब है 4 हैं, 4 करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा 4. तो न्यूक्लियोसोम जो है ये सुपर काइलिंग के नतीजे में बनता है. 74 ड्रासोफिला हैज़ लिंकेज ग्रुप्स. डायग्राम में देखें 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स के हैं, 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है. तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है. 4 लिंकेज ग्रुप होते हैं जिसमें से 3 ऑटोसोम्स जबकि और 1 ग्रुप जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है. और ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर जो है 75 डैश अनवाइंड द डबल हेलिकल डीएनए. अब ये डीएनए जो जुड़े होते हैं इनको कौन अनवाइंड करता है? बी करेक्ट आंसर है. हेलिकेज एंजाइम इनको जो है वो अलग अलग करता है, लाइगेज जोड़ता है. एसएस बाइंडिंग प्रोटीन DANC प्रोटीन्स. तो करेक्ट आंसर है हेलिकेज, सॉरी बी हेलिकेज. 76 द प्रॉब्लम ऑफ सुपरकाइल is solved by which of the following enzyme? A. Helicase. B. Topoisomerase. C. Ligase. D. Polymerase. तो हेलिकेज आप पढ़ चुके हैं कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को लग करता है, तोड़ता है. टोपोआइसोमरेसिस जो है ये पैकेजिंग करता है, डीएनए की पैकेजिंग करना, सुपर काइलिंग करना. करेक्ट आंसर ये है. 77 A base substitution that causes regular codon to change into another codon that codes for different amino acid is said to be. जब एक जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड पे फ़र्क आ जाता है तो उसको कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन. मिस सेंस म्यूटेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है आपको पता है जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है. एक न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाता है. एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज को मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं और ये पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो सिकल सेल एनीमिया है. सिकल का मतलब होता है बिल्कुल तो जो है वो बारीक हो जाना. ये इस तरह जो है वो ओवरऑल ब्लड कम हो जाता है और डिजीज़ क्रिएट होती है जिसको कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं. नेक्स्ट 78 आउटकम्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. आउटकम्स क्या हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं पॉइंट म्यूटेशन के? ए मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, सी साइलेंट म्यूटेशन, डी ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट आंसर होगा ये सारे ही आउटकम्स हैं. मिस सेंस म्यूटेशन भी, नॉन सेंस म्यूटेशन भी और साइलेंट म्यूटेशन भी. ऑल ऑफ दी अबव ये सारे के सारे आउटकम्स हैं. करेक्ट आंसर जो है वो डी है. 79 व्हेन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज सब्सटीट्यूटेड टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर इज. जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो सब्सटीट्यूट होता है, ए रैंडम म्यूटेशन, बी पॉइंट म्यूटेशन, सी इन्वर्जन, डी मिस पेयरिंग. तो करेक्ट आंसर है पॉइंट म्यूटेशन के अंदर जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के ऊपर फ़र्क आता है. एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 बेस पेयर होते हैं. 80 डैश लैक a gene product involves in the synthesis of essential metabolite.
ए ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेशन, बी टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन, सी रेगुलेटरी म्यूटेशन, डी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेशन जो है, इसके अंदर जीन की कमी होती है जिसने एसेंशियल मेटाबोलाइट बनाना होता है। 81 यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्टर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन बाय, आपको पता है यूकैरियोटिक्स के अंदर जो है वो फाइव प्राइम कैप होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो है वो टेल और कैप भी बनता है, तीसरा स्प्लाइसिंग होती है। 82 सिग्मा फैक्टर इज ए सब यूनिट ऑफ मैसेंजर आरएनए बी। 83 यूकैरियोटिक प्रोमोटर ऑफ आरएनए सिंथेसिस इंक्लूड्स ए टाटा बॉक्स सी, कैट बॉक्स सी, होगनेस बॉक्स डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों नाम हैं प्रमोटर के यूकैरियोट्स के अंदर, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, होगनेस बॉक्स, इनको 10 to 35 सीक्वेंस शायद कहते हैं। 84 aims to modify the gene to enhance the capabilities of an organism beyond what is normal। कहते हैं जीन को मॉडिफिकेशन करने का मकसद एक जानदार के अंदर एक नॉर्मल जानदार की तरह काम करे। क्या मकसद है? ए जीन थेरापी, बी न्यूक्लियर हाइब्रिडाइजेशन, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है सी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जीन की मैनिपुलेशन होती है और ये बिल्कुल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है। 85 आरएनए कंटेन विच बेसिस, ए थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, बी साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, थाइमीन, सी गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, डी एडेनिन, थाइमीन, यूरासिल। तो करेक्ट आंसर जो है सी है। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? इंट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द एमएमए messenger RNA that are translated. Introns have no function. Human genes have fewer introns than genes of the other organism. 87 a DNA strand with sequence AACG is transcribed, which is the sequence of the messenger RNA synthesized. Correct answer C, UUGC, AUUGC। तो एडेनिन का थाइमीन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए का केस है, इसलिए यूयू आएगा, ए की जगह यूयू इसलिए आता है इन द केस ऑफ आरएनए। आरएनए के केस में यूरासिल ही आता है, जबकि डीएनए के केस में एडेनिन के बजाय थाइमीन आता है। नेक्स्ट 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि मल्टीपल कोड जो हैं वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ए गिवन अमीनो एसिड हैज़ मोर देन वन कोडॉन, ये करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है बी, ईच अमीनो एसिड स्पेसिफाई मोर देन वन में एक के लिए एक फर्स्ट टू बेसिस स्पेसिफाई द अमीनो एसिड, ये भी रॉन्ग है। जेनेटिक कोड इज़ नॉट डीजेनरेट, ये गलत बात है। जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है। 89 ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन कंपोज्ड ऑफ 30 न्यूक्लियोटाइड वुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन नो मोर देन, आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 बेस पेयर होते हैं, तो इट्स मीन 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्रोटीन्स बनेंगी। ए 10, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी 15, सी 60, डी 90। तो करेक्ट आंसर है 10, क्योंकि इसको हमने 3 से डिवाइड किया 30 न्यूक्लियोटाइड को, तो 10 जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशंस हुई है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के रिज़ल्ट में। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के नतीजे में
जो है मैसेंजर आरएनए, फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। Mendel's idea that pairs of characters separate during the gamete formation is called law of A. Particulate inheritance, B. segregation, C. independent assortment, D. all of these। करेक्ट आंसर जो है ये मेंडल की स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अलील्स हैं जब F1 क्रॉस करवाया जाता है, अलील्स जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं और दोबारा F2 के केस में जाके जो है वो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फिर मिल जाते हैं। इसको मशहूर मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। सेग्रीगेशन के लॉ में वन ट्रेट को डिस्कस किया जाता है, उसको क्रॉस में लाया। 91 द अलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर इज डैश अलील। डोमिनेंट अलील है जो दूसरे अलील के असर को छुपाए, वो रिसेसिव अलील है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, डोमिनेंट रिसेसिव। देखें ब्लैक और ब्लू को किया गया तो डोमिनेंट जो है ब्लैक आया है, ठीक है, ब्लैक डोमिनेंट है जबकि ब्लू जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है डोमिनेंट वो होता है जो कि अपीयर हो और रिसेसिव होता है जो गायब हो जाता है, उसको रिसेसिव अलील कहते हैं। अलील की ये दोनों शक्ल्स हैं। अलील की हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो जीन के बिहेवियर को शो करती है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील कहते हैं। 93 देखते हैं। 92 what is the most common outcome in F2 generation of cross between a tall and dwarf plant। टॉल और डवार्फ प्लांट, इसमें भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है। पुनेट स्केयर बनाएंगे तो टॉल डोमिनेंट है, डवार्फ जो है वो रिसेसिव है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी तो स्मॉल टी वाले दो हैं, कैपिटल टी वाला तीन, यानी तीन डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। 93 विच ऑफ द following phenotypic results are expected from the dihybrid cross of F2 generation। तो dihybrid cross लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब भी देखेंगे तो उसमें रेशियो जो है करेक्ट वो 9 रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आएगी, ठीक है। 9:3:3:1 इसका रिजल्ट है, जबकि इसकी जेनेटिक्स जो है वो 1:1 है। 94 मेंडल्स लॉ ऑफ डैश स्टेट दैट आर रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनली एंड पेरेंटली डिराइव्ड क्रोमोसोम इन मियासिस रिजल्ट्स इन गैमीट्स दैट हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज जीन। तो इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि मियासिस के दौरान जो है वो क्रोमोसोम गैमीट फॉर्मेशन में जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर जाते हैं, जीन शफल हो जाते हैं और वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइपिक रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 जनरेशन। तो हम ये इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 9:3:3:1 होती है। अब हम इसके बाद 94 देखते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस। 95 विच एंजाइम ब्रेक अपार्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड DNA स्ट्रैंड। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन के दरमियान जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने में, बेस पेयर को तोड़ने में
हेलिकेज एंजाइम रोल अदा करता है। हेलिकेज एंजाइम स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिप्लेस आरएनए प्राइमर ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड विद द डीएनए। अगर हम डायग्राम में देखें तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए प्राइमर के साथ जुड़ता है, तो वो पॉलीमरेज 1 एंजाइम है। पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है वो आरएनए प्राइमर को आके रिलीज़ करता है, जबकि बैक्टीरिया के केस में ये पॉलीमरेज 3 होता है। लाइगेज जो है, करेक्ट आंसर जो है वो पॉलीमरेज 1 है। लाइगेज ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, हेलिकेज जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करता है, जबकि टोपोआइसोमरेसिस जो है वो पैकेजिंग करता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स की। 97 एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन इकोलाई इज। 98 since the first nucleotide cannot be linked in the newly synthesized strand in DNA is required. A. DNA primer and RNA primer, ligase, DNA polymerase. तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कैन नॉट बी लिंक्ड इन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स इन डीएनए। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ता तब तक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लिंक ही नहीं होता। आरएनए प्राइमर से लिंक होकर बाद में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आरएनए प्राइमर्स जो है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, और इसमें स्टार्ट कराना होता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है। इसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं होती कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो लिंक्ड हो सके। ये डीएनए रेप्लिकेशन में बड़ा किरदार होता है। 99 इन न्यूक्लिक एसिड द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन ऑफ शुगर। कहता हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस कार्बन नंबर पे होता है? ए 5 प्राइम में होता है। सर इसी बात है, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बढ़ने वाले बांड को फास्फोडाइएस्टर बांड या पीओसी बांड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 5 प्राइम है। 100 और लास्ट, डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू विच प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह होती है? ए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, बी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सी डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। होता क्या है इसमें? सेमी कंजर्वेटिव में जो है वो डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स टेम्पलेट के तौर पर काम करते हैं। बढ़ने वाले जो नए डीएनए हैं उसमें जो है वो एक स्ट्रैंड जो पेरेंटल से आया होता है और एक नया बनता है, यानी 0.5% जो है वो पेरेंटल पोर्शन होता है और 0.5% जो है